नमस्कार, जस्ट खबर में आपका स्वागत। मैं हूं पंकज पांडे। खास पेशकश से पाटलिपुत्र की जंग लेकर हमारे साथ स्टूडियो में शिवाजी सरकार भी मौजूद हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन आज निश्चित तौर पर पाटलिपुत्र की जंग में क्या कुछ रहा, इस जंग में जीत किसकी हुई या जंग की जीत किसकी तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर आज जिस तरह से भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली, तो उसके बाद से अब राजनीतिक विश्लेषक लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये विश्लेषण कर रहे होंगे कि अब जो हवा है, जो रुख है, वो उसका बहाव किस तरफ हो गया है। क्या महागठबंधन की तरफ, जो कि 2 दिन पहले हमने देखा पटना में, या फिर एक बार फिर से एनडीए की तरफ, जो आज हमने देखा। तो आज भागलपुर में रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और वहां पर उन्होंने पटना में जो भी सवाल उन पर उठाए गए थे उसका जवाब दिया, जवाब देने की कोशिश की। तो फिलहाल क्या कुछ रहा भागलपुर में, आज देखते हैं एक रिपोर्ट। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। पीएम मोदी ने भागलपुर में अपनी चुनावी रैली की। मौका था महागठबंधन की स्वाभिमान रैली का जवाब देने का। पीएम ने अपनी स्पीच शुरू की और महागठबंधन को आड़े हाथों लिया। जैसा कि सभी को अंदाजा था, पीएम के निशाने पर जयप्रकाश नारायण के चेले। पीएम ने रविवार को ही स्वाभिमान रैली का जिक्र करते हुए दोनों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। पीएम ने इस रैली को तिलांजलि रैली तक करार दे दिया। लेकिन पीएम के इस तंज के बाद जेडीयू ने बिना देर लगाते हुए बीजेपी की परिवर्तन रैली को श्रद्धांजलि रैली करार दिया। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, जो लोग जयप्रकाश जी की उंगली पकड़ करके राजनीति के पाठशाला में आए थे और अब तक जयप्रकाश जी के गीत गाके गाके अपनी राजनीति करते रहे थे, उन्होंने परसों जयप्रकाश नारायण को भी तिलांजलि दे दी और उन लोगों के साथ बैठे जिन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को जेल के अंदर बंद करके उनके स्वास्थ्य के साथ गंभीर प्रकार की समस्याएं पैदा हुई थी। कि सभा जनता दल यू और उनके साथियों की तिलांजलि सभा थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धांजलि सभा है और इसके बाद पराजय होगी भारतीय जनता पार्टी की और फिर वो गया में जो है वो अंतिम संस्कार होगा। चुनाव नजदीक है, ऐसे में वार पलटवार तो होगा ही, लेकिन जनता के नुमाइंदे जुबानी जंग में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बहरहाल ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि जंग मोदी बनाम महागठबंधन है। पीएम की लड़ाई जेपी के धुरंधरों से है। ऐसे में बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ होना है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो निश्चित तौर पर इस रैली के बाद से अब दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, दोनों ही दल अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इसके बाद जो एक वाकयुद्ध शुरू हुआ है वो एक नई दिशा में जा रहा है और कहीं ना कहीं अब हमारे आम जो लोग हैं वो सोचने लगे क्या राजनीतिक के गलियारे ऐसे होने लगे हैं कि वहां पर अब राजनेता इस तरह की बदजुबानी करने लगेंगे। निश्चित तौर पर कुछ ऐसे शब्द आज सुनने को मिले, प्रतिक्रियाएं जो आई हैं उसके बाद से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में शिवाजी सरकार मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन पर चर्चा करेंगे उनके साथ। आपने सुना कि जिस तरह से वहां पे मोदी जी ने तिलांजलि शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद श्रद्धांजलि शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा रैली के बाद, जब प्रतिक्रियाएं आई कि रैली कैसे रही उसके बाद से, तो हम किस तरफ जा रहे हैं फिलहाल, इस पर बिल्कुल आप जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही निम्न स्तर का हम कहेंगे किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। देखिए, इसमें जो जिस प्रकार से पूरी कैंपेनिंग की शुरुआत हुई है उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों दलों को कहीं ना कहीं भाषागत जो एक सामंजस्य है उसको रखने की बहुत आवश्यकता है। वो अगर सोच रहे हैं कोई भी दल कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके वो जनता का दिल जीत सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि जनता इतने आसानी से किसी उसमें बह जाती है। जी, जनता देखती है, सुनती है, फिर करती अपने हिसाब से ही है। और इसलिए ठीक है, जो चुनाव लड़ते हैं उनके अपने चिंताएं होती हैं, उनके अपने कंसर्न्स होते हैं, उसके हिसाब से वो सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। पर
अगर हम देखें जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मेरे ख्याल में उस भाषा में काफ़ी संयत होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव पहली बार हो रहे हैं और कई बार इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग नहीं हुआ है। कई बार हो चुका है, कई चुनावों में कई तरह से कई लोगों ने किया हुआ है और उसकी आलोचना भी उसी प्रकार से हुई है और कई बार उसकी खामियाजा भी किसी न किसी को भुगतना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि खास करके जो राष्ट्रीय दल हैं उनको इस बारे में संयम जरूर दिखाने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ, अगर राष्ट्रीय दल का कोई बड़ा नेता कहीं जाता है तो उसको अपने विरोधी के स्तर पर उतरकर बात नहीं करना चाहिए जी। उसको एक मैग्नानिमिटी से बात करना चाहिए और इस प्रकार से बात करना चाहिए कि वो सिर्फ उस प्रदेश के ही नहीं, वो देश के बारे में सोच रहे हैं और देश की बातें कर रहे हैं और उस जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राष्ट्रीय दलों को, और जो खास करके बड़े राष्ट्रीय दल हैं, उनको जो अपनी कैंपेन स्ट्रेटजी है उसमें इस भाषागत जो भी चीज़ें हो रही है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और जनता से कनेक्ट करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि जनता जो है इस प्रकार से जब उनके सामने बहुत ऊंची आवाज़ में बात की जाती है या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जनता सामान्य रूप से मुझे नहीं लगता उसको बहुत अप्रिशिएट करती है। बिल्कुल। शिवाजी साहब, आपने काफ़ी करीब से देखा है पूरे इस रैली को, आपने देखा होगा स्वाभिमान रैली भी 2 दिन पहले हुई है, उसकी आवाज़ भी अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि अब एक और गर्जना यहाँ सुनी हमने। अगर इन दोनों रैली की तुलना करें, खासतौर से भीड़ की तुलना की जाती है, अक्सर की जाती है, हालांकि इस भीड़ का कोई पैमाना नहीं होता कि वोट में कितना तब्दील हो पाएगा, फिर भी क्या आप उस पटना की रैली में जो सवाल उठाए गए थे या रैली के जो भी मुद्दे रहे थे, क्या उसका जवाब आज बीजेपी और एनडीए ने देने की कोशिश की है और ऐसा लगता है कि क्या जवाब दिया है? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल उठे हैं आज। सामान्य रूप से जब भी इस प्रकार की रैलियां होती है